बेसिकली हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। इस क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा है फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और हमें ईओक्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, डेरिवेशन हमने किया था, वो डेरिवेशन का हमें यहाँ पे डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है 2COS/CUI, इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ। सेकंड, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आपको एक साल में कितने ऑर्डर देना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर जब भी कैलकुलेट करना है, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है और आप एक बार में कितना ईओक्यू के इक्वल मटेरियल जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो टोटल मटेरियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ईओक्यू क्वांटिटी जब आप करते हैं तो आपको मिलता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो कल के जो हमारा कल का न्यूमेरिकल था उसमें हमने देखा था कि ये वैल्यू हमारी आई थी 6। इसका मीनिंग है कि आपको एक साल में 6 ऑर्डर देना पड़ेंगे और उस हर ऑर्डर में जो आपको क्वांटिटी रखना है वो 2684 यूनिट आपको जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा। इससे आपकी जो साल भर की जो एनुअल डिमांड है 16,000 यूनिट्स की, वो फुलफिल हो जाएगी। और अगर जब आप इतना 2684 यूनिट्स का जब आप ऑर्डर कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो कॉस्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो है वो काफी कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। और उस केस में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें एक चीज हमने और कैलकुलेट की थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। तो अगर कोई हमसे पूछता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, तो उसमें हम दो क्वांटिटीज लेके चलते हैं। एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है होल्डिंग कॉस्ट। दोनों का जब हम सम करते हैं तो वो जो सम आता है उसको बोलते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम जो चीज देखते हैं वो देखते हैं कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है एस बाय क्यू जीरो। एस बाय क्यू जीरो मतलब टोटल एनुअल डिमांड, एक साल में आपको मटेरियल कितना चाहिए, उसको डिवाइड करते हैं आप ईओक्यू से। तो ये जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिलता है। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है COS अपॉन में QO। तो इस फॉर्मूले से आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो लग रहा है वो इन्वेंट्री कॉस्ट आप एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट करते हो। और एवरेज इन्वेंट्री हमने देखा था होता है Q/2। अब यहाँ पर आप ईओक्यू को बेस मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे QO/2। साथ साथ में क्या है, इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है CUI से। CUI होती है पर यूनिट को होल्ड करने के लिए होल्डिंग कॉस्ट। एक यूनिट को होल्ड करने के लिए कितना होल्डिंग कॉस्ट वहां पर लग रहा है। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल कल हमने किया था तो सभी को ये समझ में आ गया होगा। और एक और बात हमने जाते जाते डिस्कस की थी। सर टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू निकाला ना हमने? हाँ, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। जब भी ओके हम ये जो वेरिएबल मैनेजमेंट मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट जब भी आप निकालेंगे तो वो ईओक्यू को बेस मानकर ही हम निकालते, क्योंकि उस कंडीशन में वो जो आपका कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। कल जब डेरिवेशन किया था तो शायद एक पॉइंट में स्किप कर गया था, आप लोगों को बताना भूल गया था। इसमें मैंने साइड में एक ग्राफ बना रखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, शायद इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें एक्स एक्सिस पे आपने ऑर्डर क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस जो है उस पे कॉस्ट ली है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन से, तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी दिख रही है, कैरिंग कॉस्ट की लाइन। कैरिंग कॉस्ट या जो होल्डिंग कॉस्ट हम बोलते हैं उसकी लाइन है। और ये लाइन कैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग ये है कि जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर के। जितने ज्यादा आप ऑर्डर करेंगे, जितनी अमाउंट में आप ऑर्डर करेंगे,
उतना ही ज्यादा आपका कैरिंग कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 यूनिट्स का ऑर्डर करते हैं तो आपको 500 यूनिट्स को कैरी करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। और अगर उसकी जगह आप 5000 यूनिट का ऑर्डर करते हैं तो आपको 5000 यूनिट्स को कैरी करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए उतना पेमेंट करना पड़ेगा। और जो गोडाउन्स वगैरह है या जो भी रूम जहाँ पर भी आप उसको स्टोर करेंगे, आपका स्टोरेज की व्यवस्था करना पड़ेगी, स्टोर कीपर की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो ये जितनी ज्यादा क्वांटिटीज आप ऑर्डर करेंगे, आपका कैरिंग कॉस्ट जो है उतना बढ़ते जाता है। और अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही बढ़ता है। फिर सेकंड एक जो ग्राफ है, इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पैराबोला हम कंसीडर कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, एक रेक्टेंगुलर पैराबोला टाइप की लाइन दिख रही है आपको। तो ये लाइन जो जा रही है इस टाइप से, जो रेक्टेंगुलर पैराबोला वाला जो कर्व दिख रहा है, तो ये कर्व जो है ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व आप देखेंगे तो जितने ज्यादा आप क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम होते जाएगा। उसका भी वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको 5000 यूनिट परचेस करना है, लेकिन आप अगर एक बार में सिर्फ 500 यूनिट परचेस करते हैं, तो आपको वो 5000 यूनिट परचेस करने के लिए 10 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। और हर बार अगर ऑर्डर करने में आपको 100 रुपीज लग रहा है तो आपको 1000 रुपीज का वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगा। लेकिन अगर यही सारी 5000 यूनिट्स आप एक ही बार में ऑर्डर कर देते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो अगर दोनों को बैलेंस करके चले हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली ग्राफ पे बनाते हैं तो आपको वो जो ग्राफ का कर्व है वो इस टाइप का कुछ दिखेगा कि किसी पॉइंट पे मिनिमम होगा और उसके बाद फिर से मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे कि ये कर्व कैसा होगा, मिनिमम होगा। और अगर उस पॉइंट पे आप देखेंगे तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो होल्डिंग कॉस्ट है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो आप अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पे जो आपका टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम मिल रहा है। इसी पॉइंट पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो भी मिनिमम मिल रहा है। अगर इस लाइन को आप ऊपर उठा के देखें तो इस पॉइंट पे यहाँ पर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगी वो कब मिनिमम होगी, जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों जिस क्वांटिटी पे मिलते हैं, अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे हमने लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी लिए, तो जिस क्वांटिटी पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होते हैं उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं ईओक्यू। तो आपको ऑर्डर कितना करना है, ईओक्यू के इक्वल। तो जब आप ईओक्यू के इक्वल ऑर्डर करेंगे तो इन दैट सिचुएशन आपका जो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो दोनों इक्वल होगा एंड द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। तो मिनिमम टोटल कॉस्ट या मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। और उस कंडीशन में जो आप क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे वो ईओक्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? अगर अंडरस्टैंडिंग में सभी को समझ में आ गया ये? ठीक है, तो मुझे लग रहा है सभी को या तो समझ में आ गया है या सभी को पहले से आता है या कुछ भी समझ में नहीं आया है। यस सर, आ गया समझ में। तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक होके बैठे रहें ताकि मुझे भी चीजें बताने में मजा आता रहे। नहीं तो फिर वो लेक्चर सिर्फ ये रहता है कि बस खत्म करने के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, यस तो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस टाइप का ग्राफ पे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से इस ग्राफ पे और ईओक्यू बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट में और आईएएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते ही हैं। इसके अलावा आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हैं, अपनी एमपी व्यापम वगैरह की पीईबी के एग्जाम देते हैं या एसएससी जेई वगैरह देते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफी आते हैं वहां पर। तो ये टॉपिक इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारी एग्जाम्स हमारी कवर हो जाएगी इसमें, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया मतलब आपको? उसके बाद जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल किया था वो भी मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया है। हम एक और सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं।
तो एग्जाम्पल 2 आप पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पे है। ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स बॉल बेयरिंग्स ऑफ वर्थ ₹28,800 पर ईयर। तो अब आपको जो इस क्वेश्चन में खरीदी करना है वो रुपीस में करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ यूनिट्स में परचेसिंग कर रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो आपकी परचेसिंग है उसकी उन्होंने कॉस्ट दे रखी है कि साल भर में आपको कितने रुपए के बॉल बेयरिंग खरीदना है। तो आपको एक साल में 28,800 रुपीज के बॉल बेयरिंग परचेस करना है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹48। और एक बार ऑर्डर प्लेस करने का आपका जो कॉस्ट आ रहा है दैट इज ₹48। वो आपको ₹48 का खर्चा उसमें लग रहा है। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज 12%। तो जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट लेते हैं वो कितना दे रखा है? 12% दे रखा है। अब कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट, मतलब जो आप असाइनमेंट देंगे या जो आप ऑर्डर देंगे वो कितने रुपीस का देंगे। वैल्यू का मतलब है यहाँ कितने रुपए का आप ऑर्डर एक बार में देंगे। और इतनी जो है 28,800 रुपीस की परचेसिंग करने में आपको साल भर में कितने ऑर्डर देना पड़ेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वन बाय वन में सभी से इसका सॉल्यूशन पूछूंगा, सभी को आना चाहिए ये, ठीक है। और कॉपी और पेन लेके बैठना है और इसको करना है। सॉल्यूशन भी मुझे सेंड करना है। ऋषि पांडे, ऋषि पांडे, ऋषि पांडे अब्सेंट। माइक माइक तो कम से कम चालू कर लो, या स्पीकर ही चालू कर लो ताकि आवाज सुनाई दे। शुभम यादव, शुभम यादव। यस सर। शुभम यादव तक आवाज पहुंच गई हमारी? यस। कहाँ बेटा, पढ़ भी रहे हो कि नहीं, कि ये कहीं बिस्तर पे साइड में पटक दिया है, या नहीं नहीं सर। मेरी आवाज जो है बंद करके वीडियो गेम खेलने लग गए हो? नहीं नहीं सर। क्या करेंगे इसमें शुभम? सर मैंने अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्लासेस नहीं ली थी सर, फर्स्ट। अभी क्या फर्स्ट क्लास है? यस सर। वाह यार, कब तक रहेगी फर्स्ट अपनी ये? सर आज ही फर्स्ट है। चलो कोई बात नहीं, ओके। देखना अभी जब करेंगे। ऋषि पांडे तो सोई गया है वापिस। वैभव, यस सर। वैभव क्या करेंगे बताइए आप। सर इसमें वो वैल्यू ऑफ ईच असाइनमेंट बोल रहा है, तो अपन सर वो जो है ना अपना कैपिटल क्यू नॉट ईओ क्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, तो सर पहले वो निकाल लेंगे। मतलब एक असाइनमेंट में वो कितना कॉस्ट लगेगा ईओ क्यू के हिसाब से। हाँ, तो ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ मनी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? कल अपन ने देखा था ना। यस सर, √2 CO into A upon I। ठीक है, बढ़िया है। आंसर आ रहा है सर 4,800 रुपीज। 4,800 रुपीज आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया है, पढ़ रहा मतलब काफी अच्छा लगा। ठीक है, सभी जो है वैभव ने बताया हमें कुछ आंसर, तो आंसर जो बताया है वो सही है। आंसर तो 4,800 जो है वो आएगा। और जो आंसर 4,800 आएगा ये इन टर्म्स ऑफ मनी आएगा। मतलब आपको जो एक ऑर्डर देना है उस ऑर्डर का वैल्यू जो होगा, वैल्यू ऑफ दैट असाइनमेंट विल बी 4,800 रुपीज।
तो 4,800 रुपीज होगा। अब हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने होंगे। कौन बताएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने आ रहे हैं? सर एनुअल कंजप्शन अपॉन ईओक्यू। हाँ जी, क्या नाम बेटा आपका? सर विदित। विदित। सर 6 हाँ, विदित ने जो है फॉर्मूला सही बताया है और आंसर आ रहा है 6। ठीक है, तो जी अब सर। एक बार सॉल्यूशन डिस्प्ले कर रहा हूँ और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी इसको करना स्टार्ट ही नहीं किया है या जो सुन भी नहीं रहे, ठीक है, उनके लिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि इसमें करना क्या है। तो कल जो हमने दो डेरिवेशन देखे थे, एक डेरिवेशन हमने देखा था ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। जब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना रहता है तब उस केस में आप उसको लिखते हैं √2 COS अपॉन में COI। और अगर जब आपको इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करना रहता है, कभी कभी ये होता है कि आपको परचेसिंग जो है वो आपके पास अवेलेबल मनी के अकॉर्डिंग करना है, तो उस कंडीशन में जब आप देखते हैं ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। ईओक्यू इन टर्म्स ऑफ मनी के लिए जो हमने कल फॉर्मूला यूज किया था, उस फॉर्मूले को सॉल्व किया था तो वैल्यू हमारी आ रही थी √2 COS इंटू CU अपॉन में I। ये वैल्यू हमने वहां पर यूज की थी। और यहाँ पर जो S इंटू CU था, इसको हमने एक अलग ही नाम दिया था A, एनुअल यूसेज। एनुअल यूसेज मतलब एक साल में आपको कितना पैसा यूज करना है। तो जब ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सारा डेटा हमें दिया हुआ है। जो यहाँ पर आई की जो वैल्यू दी है, इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है उस इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, वो वैल्यू है 12%। लेकिन इसे 12% में न लिखते हुए इसको डिजिट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 0.12। तो जब इसको हम रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है 4800 रुपीज। तो इसका मतलब ये कि आप अगर 4800 रुपीज की खरीदारी एक बार में करते हैं तो उससे जो आपका जो पूरी क्वांटिटी जो परचेसिंग की रहेगी वो ईओक्यू कंडीशन में रहेगी। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स जब भी निकालने की बात आती है तब हम देखते हैं कि टोटल आपको कितना परचेस करना है और उसको डिवाइड करते हैं एक बार में आप कितनी परचेसिंग कर रहे हैं। तो टोटल हमें 28,800 रुपीज की परचेसिंग करना थी और एक बार में हमारा रिजल्ट आ रहा है 4800। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 6। इसका मतलब ये है कि आपको साल भर में 6 बार परचेसिंग करना रहेगी, 6 बार ऑर्डर देना पड़ेगा और वन टाइम जो आप ऑर्डर देंगे उसमें 4800 रुपीज जो है ये आपको खर्च करना रहेंगे। और इस बेसिस पे जो आपका टोटल 28,800 रुपीज के बॉल बेयरिंग परचेस करना है वो आप इजीली वहां पर कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ अलग से जो कि इस PDF में नहीं है और मैं इसी उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग देंगे। तो क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलेगा ऐसा बोलूं मैं? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप आपके कॉपी पेन रखिए, है ना। ए कास्ट आयरन ब्रैकेट a cast iron bracket has a demand of 9,000 units per year. A cast iron bracket has a demand of 9,000 units per year. कोई कास्ट आयरन का ब्रैकेट आपको खरीदना है और उसकी जो डिमांड है वो है 9,000 यूनिट्स पर ईयर। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एस। तो कैपिटल एस दिया हुआ हमें 9,000 यूनिट्स पर ईयर। द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 100 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 100 रुपीज। तो ये होता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दिया है 100 रुपीज एंड द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज rupees 2.40 rupees 2.40 per year, rupees 2.40 per year. The replacement is instantaneous.
the replacement is instantaneous and no shortage is allowed. The replenishment is instantaneous and no shortage is allowed. Determine number 1, economic lot size. Economic lot size. Number 2, number of orders per year. Number of orders per year. Number 3, the time between the orders. The time between the orders. Number 4, the company operates for 300 days per year. Number 4 में लिखिएगा the company is operate for 300 days per year. The procurement time is 10 days. The procurement time is 10 days. तो जो procurement time है कितना है? 10 days का है. And the safety stock maintained is 100 units. Find the reorder point. Maximum inventory and average inventory. Maximum inventory and average inventory. इसी में 5th क्वेश्चन लिखना, मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और 6th है इसमें the total cost per year. The total cost per year if rupees 3 is the cost of one item. Total cost per year if rupees 3 is the cost of one item. ठीक है. आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चन प्रॉपरली लिख लिया है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हाँ फिर से पूरा एक क्वेश्चन पढ़ो जहां पर आप लोगों का रह गया वो लिख लेना. A cast iron bracket has a demand of 9,000 units per year. The cost of one procurement is rupees 100 and the holding cost per unit is rupees 2.40 per year. The replacement is instantaneous and no shortages are allowed. Determine the EOQ या इकोनॉमिक लॉट साइज. पहला क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन इसमें हमने पूछा है द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर. थर्ड क्वेश्चन है द टाइम बिटवीन द ऑर्डर्स. अलग अलग ऑर्डर देने के बीच में लगने वाला टाइम. फोर्थ है द कंपनी ऑपरेट्स फॉर 300 डेज पर ईयर. कंपनी जो है वो 300 डेज पर ईयर ऑपरेट होती है. द प्रोक्योरमेंट टाइम इज 10 डेज. और जो प्रोक्योरमेंट में खरीदारी में जो लीड टाइम लगता है वो कितना है? 10 डेज का है. एंड द सेफ्टी स्टॉक इज 100 यूनिट. सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट दिया हुआ है. और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फाइंड द रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम इन्वेंट्री एंड द एवरेज इन्वेंट्री. फिर जो इसमें 5th क्वेश्चन था उसमें निकालना है हमें मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और लास्ट वाला था उसमें निकालना है द टोटल कॉस्ट पर ईयर. द टोटल कॉस्ट पर ईयर इफ रुपीज 3 इज द कॉस्ट ऑफ वन आइटम. अगर एक आइटम का कॉस्ट 3 रुपए है तो टोटल कॉस्ट साल भर में कितना लगेगा ये हमको निकालना है. ठीक है, तो करिए, आप करना स्टार्ट कीजिए इसे और बताइए क्या हो सकता है सॉल्यूशन.
मैं तब तक कुछ अरेंजमेंट करता हूँ जिससे कि आपको बोर्ड वगैरह पे या कहीं पे इसका सॉल्यूशन करके दिखा सकूं। ठीक है, आप लोगों ने क्या कुछ सॉल्यूशन निकाला इसका? हो गया। अभिषेक, प्रज्वल, आयाम, भरत,
बेटा Yes, sir. सॉल्यूशन Yes, sir. बताओ। सर कर रहे हैं अभी। ठीक है सर ये ऑर्डर पॉइंट 400 आ रहा है। सर सर ये ऑर्डर पॉइंट 400 आ रहा है। ईओक्यू की वैल्यू आ रही है 86 सर 866.025। हाँ ठीक है बेटा। सर 866 10.392 आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है और सर मैं एक 0.0 सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, आप देखते रहिएगा और फिर कुछ चीजें मैं आपसे करूँगा। मेरा बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे? सर थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है। हाँ सर अब सही। दिख रहा है सर। ठीक है दिख रहा है ना सभी को? तो देखिए अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले दिए है नंबर ऑफ एनुअल यूनिट जो हमें परचेस करना है वो कितनी है, 9000 है। इसके बाद इसमें हमें जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दिया है 100 पर ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमने बोला सीओ जो कि है 100 रुपीज पर ऑर्डर में देना है। सीईओआई की जो वैल्यू दी है हमें दी है 2.40 ये हो गया पूरा सीईओआई का कम्युलेटिव वैल्यू 2.40 रुपीज पर ईयर में दी गई है। ठीक है इसके बाद अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले ईओक्यू, तो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो फॉर्मूला रहेगा √2 COS अपॉन में CUI। जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 866 यूनिट्स। अब 866 समथिंग आएगा आंसर, तो हम इसको होल नंबर में लेने के लिए कंसीडर करेंगे 866 या 867 भी कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड इसमें हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर तो आपको पर ईयर में ऑर्डर्स कितने करना रहते हैं, जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैलकुलेट करना है उसको आप डिवाइड करते हैं एस बाय ईओक्यू से। तो आपका एस की वैल्यू कितनी है 9000 और ईओक्यू की वैल्यू है 866। जब 9000 डिवाइडेड बाय 866 आप करेंगे वहां पर तो आपको 10.4 ऑर्डर्स पर ईयर। अब ये 10.4 जो है इसको भी हमें होल नंबर में लेना पड़ेगा, तो इसको हम कितना ले लेंगे 11। तो आपको साल भर में जो ऑर्डर्स करना पड़ेंगे वो 11 ऑर्डर्स देना पड़ेंगे। थर्ड अपने से पूछा है टाइम बिटवीन द ऑर्डर्स। टाइम बिटवीन द ऑर्डर्स होता है 1/n। तो आप क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10.4 करेंगे और इसको मंथ में लाने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 196 है ना। और अगर डेज दे रखे, अगर क्वेश्चन में हमें डेज दे रखे तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे 300 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। डेज में निकालो कितना आया सर 28.129। ठीक है तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको मान लेंगे 29 डेज। तो ये जो पोर्शन है इसमें हमने ईओक्यू निकाल लिया है, नंबर ऑफ ऑर्डर साल भर में कितना देना है और एक ऑर्डर देने के बीच में हमें कितना टाइम इंटरवल लगेगा
वो 29 डेज का लगेगा और साल भर को हम 11 ऑर्डर देंगे, 866 के यूनिट्स का ऑर्डर देंगे ताकि हम 9000 यूनिट्स वहां पर परचेस कर सके। इसके बाद आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? सर रीऑर्डर पॉइंट पूछा है। रीऑर्डर पॉइंट, यदि ऑर्डरिंग का रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू दी होगी, ठीक है। और सेफ्टी स्टॉक के साथ में आपको दिया होगा लीड टाइम डिमांड। लीड टाइम डिमांड दी है क्या आपको क्वेश्चन में? यस सर 10 दिए, 10 डेज। देखो सेफ्टी ये जो 10 डेज दिया है वो हमें लीड टाइम दिया है, तो लीड टाइम हमारे पास है 10 डेज, लेकिन उस लीड टाइम में हम कितना खर्च कर देंगे वो हमें नहीं दिया है। तो उसको लिए क्या करेंगे, सेफ्टी स्टॉक आपको 100 दिया है, कितना दिया है? यस सर 100 दिए। 100 है। इसमें करेंगे हम लीड टाइम का मल्टीप्लाई, लीड टाइम इनटू टोटल जो नंबर ऑफ डेज होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 300। और टोटल उस 300 डेज में आप कितना कंजम्पशन करते हैं? 9000 यूनिट्स का। तो 9000 डिवाइडेड बाय 300। तो जब आप 9000 डिवाइडेड बाय 300 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक दिन में कितना यूनिट खर्च कर रहे हैं वहां पर। तो एक दिन में कितना यूनिट हो जाएगा? 30। तो एक दिन में आप 30 यूनिट्स खर्च कर रहे हैं, तो 10 डेज में आपको कितना खर्च करना पड़ेगा? 30 300 400 आ जाएगा। 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? रीऑर्डर पॉइंट। सॉरी 100 है, तो 100 प्लस 300 जब करेंगे तो हो जाएगा 400। जब आपके पास 400 यूनिट्स जो है वो सेव्ड होगी, जब आपके पास अवेलेबल 400 यूनिट्स होगी, तो उस कंडीशन में आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक इस कंडीशन में आपके पास कितना है? 100 यूनिट्स का। लीड टाइम आपके पास 10 डेज का है, और एक दिन में अगर आप 30 यूनिट्स खर्च करते हैं तो 30 इंटू 10 300 यूनिट्स जो है वो आप लीड टाइम ड्यूरेशन में खर्च कर चुके होंगे, और साथ में आपको 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका जो रीऑर्डर पॉइंट होगा वो 400 पे डिसाइड करना पड़ेगा। साथ साथ में मैक्सिमम इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। इसमें मैक्सिमम इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम इन्वेंट्री को हम बोलेंगे क्यू मैक्स, और मैक्सिमम इन्वेंट्री होता है ईओक्यू वैल्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। ईओक्यू वैल्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ईओक्यू आपका कितना है? 866, और सेफ्टी स्टॉक कितने का है? 100 का। तो टोटल आपकी मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 66। ठीक है, आ रहा है? फिर साथ में क्या निकालना है? मिनिमम इन्वेंट्री। तो मिनिमम इन्वेंट्री को बोलते हैं क्यू मिनिमम। तो आपको जो मिनिमम इन्वेंट्री होती है वो हमेशा सेफ्टी स्टॉक 100, क्यू मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 100। अब अगर एवरेज इन्वेंट्री आपका क्या होगा? एवरेज बताइए। क्यू मैक्स प्लस क्यू मिन बाय 2। क्यू मिनिमम डिवाइड बाय 5 कितना होगा? 3 66 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। 5 3 यस सर। डबल 3। ठीक है, फिर थर्ड हमको इसमें क्या निकालना है? मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? E इज इक्वल टू COS बाय में Q0 प्लस CUI इंटू Q0 बाय 2। इससे आप निकाल सकते हैं एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो। सर 2078.46 कितना आ रहा है? 2078.46। हाँ 2078। ठीक है, 2080 इसको ले सकते हैं। इसको मैंने बोल दिया 2080। तो इतना रुपीस वहां पे आपका खर्च हो रहा है। और लास्ट में आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट पर ईयर। टोटल कॉस्ट पर ईयर के साथ में उन्होंने कुछ डाटा दिया है क्या हमें?
बस 3 रुपीज दिया है आपका परचेसिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट पर ईयर में हमें दिया है 9000 यूनिट को परचेस करना, और 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो आ रहा है 3 रुपीज। ठीक है, और साथ साथ में और क्या वैल्यू दी है हमको, में जो हमने मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला है इन्वेंट्री का, तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो करो 9000 इंटू 3 करा सर 29078.46 फाइनल टोटल। तो 80। बताइए ओवरऑल कितना आ रहा है? 29078.46 298078। 0.46। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। तो जो आंसर्स हमने निकाले, क्या हुआ सर, ये 9000 इंटू 3 क्यों किया? ठीक है, मतलब सॉरी 29080, इसके आसपास कुछ आएगा, आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा प्रॉपर। यस सर 29078 आ रहा है। यही आंसर की वैल्यू है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जितने भी इस ऑर्डर से इस टाइप के जो पहला वाला हमने पढ़ा है मॉडल, उस मॉडल में जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने इस एग्जांपल में अभी करके देखे हैं। ये इसलिए एग्जांपल बताना जरूरी था बोर्ड पे, ताकि ये प्रॉपर्ली हमको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है मैं वापस स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड पे जो अगले हमारे क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अभी हमने बोर्ड पे कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी कि क्वेश्चन किस तरीके से करें, तो आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा और कुछ आंसर्स भी दिए, मुझे काफी अच्छा लगा उसमें। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया था, इस क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस मॉडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग सभी पूछ लिए गए। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जो देखे आईएएस वगैरह में आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाह रहा था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम एक और देखते हैं इसमें। कंपनी नीड्स 600 यूनिट्स पर मंथ, द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज ₹36 per order, the cost of holding it in stock is ₹1.20 per unit per year, determine the quantity that should be procured at a time to optimize the cost involved। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई कंपनी है, उसे जो ऑर्डर चाहिए 600 यूनिट्स पर मंथ चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि हमें पर मंथ में तो परचेसिंग देखते ही नहीं, हम सारा साल भर के लिए देखते हैं, तो हमें एनुअल कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। तो एनुअल कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनुअल कंजम्पशन निकालने के लिए हम इसमें 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ताकि हमें एनुअल कंजम्पशन मिल जाए, और वो आ रहा है 7200। और एक बार में जो ऑर्डर देने का कॉस्ट लग रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 36 रुपीज। ठीक है, और इसके बाद फिर आगे दिया है कि जो होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है वो ₹1.20 पर यूनिट पर ईयर। एक साल में जो होल्डिंग कॉस्ट टोटल लगेगा, अब ये जब भी पर यूनिट पर ईयर के टर्म में देता है और परसेंटेज के फॉर्म में नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि जो हम वैल्यू लेते हैं CU इंटू आई की, वो पूरी जो वैल्यू CU आई की वैल्यू है, वो पूरी वैल्यू हमें 1.20 यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में। और अगर अलग से परसेंटेज बेसिस पे या इंटरेस्ट चार्ज करके बोलता है तो हमें CU अलग से लेना पड़ता है और आई का उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें जो यूनिट है पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे दी है, तो वो ओवरऑल CU आई की वैल्यू देता है। डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड बी प्रोक्योर्ड एट ए टाइम टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व। अब जब भी ऑप्टिमाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले हमें EOQ के लिए चेक करना पड़ेगा, तो कितनी क्वांटिटी। 657 हाँ जी, तो 657 आ रहा है यूक्यू। 67 आ रहा है। ठीक है, अपन देखते हैं 657 बेटा, अपन क्वेश्चन देखें। और इफ द कंजम्पशन ऑफ द अबव आइटम इंक्रीज्ड टू 40 नंबर्स पर डेज,
अब क्या करा कि इन आइटम का कंजम्पशन बढ़ा के कितना कर दिया है 40 नंबर्स पर डे, मतलब एक दिन में आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं 40 यूनिट का, 40 यूनिट्स का कर रहे हैं, एंड इट्स एक्चुअल इन्वेंट्री कॉस्ट इज रुपीज 0.50 पर यूनिट पर मंथ। और फिर उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट है इन्वेंट्री का वो कितना हो जाता है 0.50 पर यूनिट पर मंथ। देन व्हाट विल बी द रिवाइज्ड ईओक्यू। तो इसमें अपने को दोनों ईओक्यू पता करना पड़ेंगे, पहले केस में कितना हो रहा है और दूसरे केस में कितना हो रहा है, और फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इंक्रीज क्वांटिटी पे हमें परचेसिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको देखते हैं। तो सारा डेटा हमने देख लिया, क्या दिया है 600 यूनिट्स पर मंथ के लिए दिया है, तो उसको हमने एनुअली बेसिस पे कन्वर्ट कर लिया। एनुअल बेसिस पे कितना हो जाएगा ये 600 इंटू 12, मतलब 7200 यूनिट आपको एनुअली परचेस करना है। और इस कंडीशन में आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 36 रुपीज का दिया हुआ है। अभी मैंने बात की कि जब भी होल्डिंग कॉस्ट या स्टॉक कॉस्ट अगर आपको पर यूनिट पर ईयर बेसिस पे देता है तो पूरा CUI की वैल्यू होता है। तो CUI की वैल्यू हमारे पास है 1.20। जब हम EOQ के फॉर्मूले √2 COS अपॉन CUI में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वैल्यू आ रही है 658 यूनिट्स। ठीक है, तो 658 यूनिट्स जो है आपका फर्स्ट केस में EOQ बन रहा है। सेकंड केस में जब EOQ हमने रिवाइज किया है तो सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर आप जो क्वांटिटी है जो यूज करने की उस आइटम की अगर वो बढ़ा के 40 कर देते हैं तो साल भर में आपका कितना खर्च होगा। तो साल भर में पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितनी यूनिट आप उसमें यूज करेंगे। तो जब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो अपन नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो मानते हैं इंडस्ट्री में वो 300 डेज का मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो एनुअल डिमांड हो जाएगी वो हो जाएगी 40 इंटू 300, मतलब 12,000 यूनिट्स का हमारा डिमांड होगा, जबकि पहले जो हमारा डिमांड आ रहा था कितना था 7,200 यूनिट्स का आ रहा था। ठीक है, सेकंड केस में ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम रखा है, लेकिन इस बार उन्होंने एक जो हमें नई कंडीशन दी है वो कंडीशन ये दी है कि जो एक्चुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कितना हो गया है रुपीज 0.5 पर यूनिट पर मंथ, पर यूनिट पर मंथ बेसिस पे दिया है। लेकिन हमें पर मंथ बेसिस पे नहीं चाहिए रहता है, ये पर ईयर बेसिस पे चाहिए रहता है। तो पर मंथ को पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका नया CUI की वैल्यू आई है वो आ रही है 6 रुपीज। अब सारे जो डेटा हमें चाहिए थे वो हमें मिल गए हैं। इसको हम फॉर्मूले में जब पुट करते हैं √2 COS अपॉन CUI वाले फॉर्मूले में जब इसे पुट करेंगे तो वैल्यू हमें आ रही है 380 यूनिट्स। तो पहले केस में हमारे को जो EOQ मिल रहा था वो मिल रहा था 658 का, दूसरे केस में मिल रहा है 380 वाला। अब अगर ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अधूरा है, अगर इस क्वेश्चन को और कंप्लीट करते तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो पहले वाली EOQ है वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है या सेकंड केस में जो EOQ मिल रहा है वो ज्यादा सुटेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा क्या? दोनों में से कौन सा वाला EOQ में सिलेक्ट करूंगा? सर टोटल कॉस्ट निकालेंगे DAQ, टोटल कॉस्ट निकालेंगे जिससे कम आएगी वो सुटेबल रहेगा। हाँ, दोनों के हमें क्या करना पड़ेगी कि टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगी। और दोनों की जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो जिसमें हमें टोटल कॉस्ट मिनिमम मिलेगा तो वो वाला जो EOQ रहेगा हम उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस वहां पर कॉस्ट कटिंग करने का ही है और कॉस्ट को रिड्यूस करने का है। तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी देखा कि अगर दो अलग अलग EOQ वाली कंडीशंस दी होती है तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने एक और चीज देखी कि अगर इसी बेसिस पे वो बोलता कि कौन सा वाला EOQ ज्यादा सुटेबल है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों का जो टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना आ रहा है, तो जिसमें कम आएगा वो हमारे लिए सुटेबल केस होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम यहाँ पर। आई थिंक टाइम हो गया है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आप स्क्रीन पे से नोट कर लीजिए। इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको कल बताना है मुझे क्या होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो काम हम आगे चालू कर रहे हैं वो है अटेंडेंस का काम। और आज मुझे लग रहा है कि काफी कम स्टूडेंट रहे हैं लेक्चर में। तो मैं 1 बाय 1 नेम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो आप मुझे जो है अपना रोल नंबर बताते जाइएगा। आयाम रोल नंबर 1,
Sir, present. I am Rai. अभिषेक, Present sir, roll number 2. अरुण, Present sir, roll number 12. 12, भारत भूषण, Yes, sir. Present. Roll number 15. 15, Yes, sir. 15. देवेंद्र, देवेंद्र absent. प्रेजेंट सर। हाँ, नंबर 18। ठीक है। देवेंद्र के बाद धीरेन्द्र। सर 21। यार तेरी डीपी ऐसी लगती है तो बाइक पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है अभी। नहीं सर, चेयर पे बैठा। अच्छा, कहाँ तक हो गए थे यार? भारत भूषण हो गया। जागृत, जागृत सिंह, जागृत अभी सुसुप्त अवस्था में है, ध्यान दीजिए। प्रज्वल 43, कितना है भैया प्रज्वल? 43 sir. 46। Yes sir. प्रतीक सर 48। 48,